नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो इस वीडियो के अंदर मैं वो ही कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा, जो कंपनी अपकमिंग टाइम्स में एक अच्छा खासा मतलब ग्रोथ करने वाला है और साथ ही साथ इसका जो सेल्स का आंकड़ा भी आया है, रिपोर्ट जो आया है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। मुझे लगता है अपकमिंग टाइम्स में एक अच्छा खासा बूस्ट आने वाला है। तो कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। फाइनली बहुत दिनों के बाद फाइनली लाइफ टाइम हाई को ब्रेक किया। लाइफ टाइम हाई मतलब कंपनी का लाइफ टाइम नहीं कहूँगा, लाइफ टाइम कहना गलत होगा क्योंकि कंपनी स्प्लिट भी हुआ है, बोनस भी दिया है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 52 वीक का हाई आप बोल सकते हैं। बहुत दिनों के बाद कंपनी टॉप लेवल को ब्रेकआउट किया, क्योंकि मुझे इस कंपनी के ऊपर जब-जब ट्रेड मिला उसको तो मैं कंटिन्यू किया। उसके साथ-साथ मैं इंतज़ार भी कर रहा था कि मुझे कोई स्ट्रॉन्ग पैटर्न दिखे, जिसके ऊपर मैं लॉन्ग जर्नी के लिए कंटिन्यू कर पाऊँ। तो फाइनली मुझे मुझे वो पैटर्न्स दिखा, तो उस पैटर्न्स को मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अब ध्यान से यहाँ पे देखेंगे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर ने कंटिन्यूअसली एक रेंज के हिसाब से काम किया। देखिए, यहाँ पे टॉप लेवल था, जो लेवल निकल कर है करीबन 2000 800 के आसपास। 2800 के आसपास यहाँ पे एक टॉप लेवल है और उसी जगह से बिग क्रैश हुआ था, रिकवरी भी किए और यहाँ पे देखिए एक पैटर्न्स भी क्रिएट किया। देखिए पहले एक रिकवरी किया था, उस रिकवरी को कंटिन्यू नहीं कर पाए, यहाँ पे होल्ड किया, उसके बाद देखिए बिग क्रैश हुआ, उसके बाद रिकवरी किया। तो जो जब देखा जाए तो कुछ इस तरीके से डब्ल्यू जैसे पैटर्न क्रिएट हुआ था। यहाँ पे दो तरीके से पैटर्न क्रिएट हुआ है, जो पैटर्न कंपनी को आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगा। देखिए पहली बात, कंपनी के ऊपर एक कप बने, उसके बाद यहाँ पे छोटा सा एक हैंडल पैटर्न बने, मतलब कप विद हैंडल पैटर्न्स बने। दूसरी बात, कंपनी के ऊपर एक डब्ल्यू जैसे पैटर्न क्रिएट हुआ और इस डब्ल्यू जैसे पैटर्न होने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट होगा और उसके बाद रिटेस्ट करेगा, उसके बाद ऊपर जाने का चांसेस है। तो फाइनली कंपनी की इतने दिनों के लंबा जर्नी के बाद, लंबा मतलब कंपनी इस तरीके से सिचुएशन कब से स्टार्ट किया, 2021 से। तो एटलीस्ट आप बोल सकते हैं 21-22 मतलब 23 से लेकर 26 तक, तो ये जो 4 साल कंपनी एक ही रेंज के ऊपर काम किया, तो कोई अच्छे कंपनी, बड़े कंपनी कब एक मतलब 4 साल तक एक ही जगह पे होल्ड कर रहा है, उसके मतलब जब ब्रेकआउट करेगा तो एक बड़ा धमाका यहाँ पे होने वाला है। तो फाइनली मुझे लगता है कि उस ब्रेकआउट लेवल मिल चुके हैं और ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ से कंपनी अगर ब्रेकआउट कंफर्मेशन करे तो मैं एक लंबा जर्नी लेने के लिए तैयार रहूँगा। वो जर्नी कहाँ तक हो सकते हैं, मैं जो जर्नी जो लेवल लेकर चल रहा हूँ वो एक बड़ा जर्नी होगा, क्योंकि टोटल अगर मैं डाउन साइड से, जो कप का डाउन साइड है उससे टॉप लेवल तक मार्किंग करूँ और उसी मार्किंग को अगर मैं ऊपर बिठा दूँ, तो ऑलमोस्ट मुझे 32% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस रहेगा। तो मैं इस टारगेट को ही आपको एंट्री लेने के लिए नहीं दे रहा हूँ, आपको रिसर्च करने के लिए दे रहा हूँ, आपको स्टडी करने के लिए दे रहा हूँ, क्योंकि देखिए हर किसी के अलग अलग ओपिनियन होते हैं। मेरे ओपिनियन आपके साथ यही शेयर करूंगा कि आप कंपनी को किस तरीके से एनालिसिस करते हैं। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर के ऊपर जब मैंने सेल्स का डेटा देखा, मुझे स्ट्रांगली एक ही जगह पे सेल्स दिखे, क्योंकि देखिए एक एफएमसीजी कंपनी के ऊपर होता क्या है कि खुद को कंटिन्यूसली एक जगह जगह पे मेंटेनेंस करना बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, मतलब एक ही जगह पे मेंटेन करना हर टाइम, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात होता है। तो कंपनी उसको मेंटेनेंस भी किए और प्रॉफिट का भी अच्छा खासा ग्रोथ किया। मुझे सिर्फ इस कंपनी के ऊपर एक ही चीज़ देखना है, वो है इस कंपनी के ऊपर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। हमेशा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर 1% भी कम हुआ तो एफएमसीजी सेक्टर में एक बहुत बड़ा प्रेशराइज बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए, इसलिए लास्ट 4 to 5 क्वार्टर्स में कंपनी 24% के आसपास ही इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को मेंटेन किया। तो कहने का मतलब है कि कंपनी वही लेवल को मेंटेन कर रहा है, जिस लेवल से पहले भी था, आज भी है और मुझे लगता है फ्यूचर में भी रहेगा। क्योंकि देखिए कुछ भी हो, जैसे मान के चलिए जब कोविड जैसी सिचुएशन आ गया, तो क्या उस टाइम खाना पीना लोग छोड़ दिया? बिल्कुल नहीं ना। सारे प्रोडक्ट शायद बंद मतलब बेचना बंद हो गया, मगर खाने पीने का चीज़ कभी बंद नहीं होगा। इसलिए इस तरीके से कंपनी के ऊपर हमेशा बड़े-बड़े इन्वेस्टर निवेश करके कंटिन्यू करता है। आप खुद ही देख सकते हैं, एफआईएस के पास कितना 11%, डीएस के पास कितना 14% और बाकी पब्लिक के पास होल्डिंग्स है। ओवरऑल हर किसी के पास इसीलिए होल्डिंग है क्योंकि वो जानते हैं इस कंपनी में कितना दम है। उसके बाद और एक चीज़ को नोटिस करना, इस कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना है, उसके अकॉर्डिंग इतने सालों के बाद वो ब्रेकआउट हो रहा है, मतलब एक हायर पॉसिबिलिटी होगा ऊपर जाने का। इतना आसानी से वो तो ऊपर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि जिस जगह से वो बार बार क्रैश हुआ है, एक बार तो टाइम लगेगा। तो अभी चलो
इंस्टीट्यूशन के बारे में तो चर्चा हमने कर लिया, मतलब इस कंपनी में दम है, इसलिए हर कोई व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर रहना चाहते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है इलेक्ट्रिक इंटेक। मुझे जिस खबर का इंतजार था फाइनली वो खबर आ चुके हैं, वो डेटा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले देखिए इलेक्ट्रिक इंटेक के ऊपर एक चीज़ को नोटिस करना कि जो अगस्त मंथ का जो सेल्स का डेटा है वो फाइनली आ चुके हैं। जिनमें से सबसे ज़्यादा सेल्स आपको जिस कंपनी के ऊपर देखना चाहिए था उस कंपनी के ऊपर हुआ नहीं, मतलब टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स के इस बार सेल्स थोड़ा सा डिक्लाइन है, अराउंड 8% के आसपास डिक्लाइन है। तो आप देख सकते हैं टाटा मोटर्स ने सेल्स तो किया, और इलेक्ट्रिक गिंटेक ने जो बासेस को बेचा, तो आप देख सकते हैं अगस्त मंथ में जो डेटा देखने को मिला 89, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आप देख सकते हैं 89 बसेस बेचा गया। और जुलाई क्वार्टर में टोटल बस बेचा गया था 65, मतलब टोटल जो डिफरेंस है 24 बसेस ज़्यादा बेचा गया, इसलिए 36% का यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला पॉजिटिवली। तो इस सेक्टर में किसी भी कंपनी के ऊपर नहीं है। आप कहेंगे सर टाटा मोटर्स का तो है, हाँ टाटा मोटर्स का है। ओवरऑल परसेंटेज के हिसाब से बात किया जा रहा है, मार्केट शेयर वाइज कंपनी का बात किया जा रहा है। फिर भी इस बार की अगर डेटा के बारे में बात करूँ तो कंपनी जो इलेक्ट्रिक इंटेक है बहुत शानदार तरीके से बसेस को बेचा है। तो इसी कारण की वजह से मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत पॉजिटिव है एंड बुलिश हूँ। बाकी इस कंपनी के ऊपर चीज़ों को पहले समझिए, इलेक्ट्रिक इंटेक लगातार एक करेक्शन का माहौल में है। और मैं पहले भी डिस्कशन कर चुका हूँ कि इतना लंबा जर्नी होने के बाद कभी ना कभी तो करेक्शन होना चाहिए, कभी ना कभी तो गिरना चाहिए। और फाइनली जब वो नीचे आ रहे थे तो यहाँ पे उसको 200 डेज मूविंग एवरेज इसका सपोर्ट मिला, ऐसे बाउंस बैक किए। उसके बाद फिर से देखिए 200 डेज मूविंग एवरेज को जब फाइनली ब्रेक डाउन किए, तब मैंने आपको ये भी बताया कि वो एक बार रिटेस्ट करने के लिए जाएगा। अगर उसके बाद कोई रेड कैंडल मतलब नेगेटिवली दिखे तो सोचना वो नीचे ही आएगा। तभी नीचे आएगा मतलब कहाँ तक आ सकते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंस है। कहाँ तक आ सकते हैं मतलब है कंपनी का नेक्स्ट सपोर्ट लेवल कौन सा है। नेक्स्ट सपोर्ट लेवल जो मुझे देखने को मिला वो 1340 रुपीज़ के आसपास। तो 1340 रुपीज़ तक कंपनी का लेवल क्यों बनेगा। पहली बात देखिए कंपनी का जो रेंज क्रिएट हुआ वो एक बाइंग का रेंज बने, टोटल बाइंग का रेंज बना 31%। तो इसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे अच्छा खासा एक बाइंग रेंज मिले, जिसके अकॉर्डिंग मुझे एक अच्छा सस्ते दामों में एक प्राइस देखने को मिला है। तो जब भी इस नीचे लेवल को टच करेगा तब क्या बनेगा, तब बनेगा एंट्री। और इस हाई लेवल तक क्या बनेगा, इस हाई लेवल तक बनेगा टारगेट। तो बेसिकली बेस्ट तरीके से एंट्री और बेस्ट तरीके से यहाँ पे टारगेट मिलने का चांसेस है। अभी इसके अकॉर्डिंग मैं बात करूँ तो कंपनीज के ऊपर एंट्री जब बनेगा तो उसके बाद टारगेट लेवल भी यहाँ पे मिल चुके हैं। क्या सही में एंट्री बन सकता है, क्या सही में एंट्री होने के बाद कंपनी के ऊपर काम करना चाहिए। देखिए उसके लिए कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स देखना बहुत जरूरी है। अगर मैं इलेक्ट्रिक इंटेक के मैं सेल्स के बारे में बात करूँ तो लास्ट 2 क्वार्टर्स में कंपनी का सेल्स खराब हो चुके हैं, और इसी के कारण कंपनी का प्रॉफिट भी थोड़ा सा प्रेशराइज में है। अभी देखिए पिछले क्वार्टर्स के तुलना से इस बार कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा हुआ, मगर दिसंबर क्वार्टर में जो प्रॉफिट हुआ था उसको अभी तक बीट नहीं कर पाया। इसका मतलब है कि अभी भी इस कंपनी के ऊपर जो मतलब ग्रोइंग ट्रेंडिंग है वो अभी तक उतना होता नहीं है। क्योंकि कंपनी के साल भर के अगर डेटा देखो तो आप देख सकते हैं कंपनी के ऊपर कंटिन्यूसली प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ साल भर में ठीक ठाक है, क्योंकि कोई एक क्वार्टर में खराब हुआ, दूसरे क्वार्टर में अच्छा हुआ, तो ये सब कुछ मिलाकर अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रोथ हुआ। इसीलिए टीटीएम में कंपनी का सेल्स का ग्रोथ एंड प्रॉफिट का ग्रोथ पॉजिटिव देखने को मिला। तो ओवरऑल सीएजीआर का जो परसेंटेज है इस बार 27% के आसपास सीएजीआर के हिसाब से कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिला है। बाकी इस कंपनी के ऊपर जो डेटा है उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी के ऊपर एक बेस्ट तरीके से सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हुआ। मुझे लगता है इस कंपनी के ऊपर अपकमिंग टाइम्स पे एक अच्छा खासा जर्नी होने के लिए वो तैयारी कर रहा है। तो इसके लिए थोड़ा सा और भी करेक्शन होने का चांसेस है। अगर इस लेवल तक आए जो 1337 रुपीज़ के आसपास, तब मैं कुछ डिसीजन जरूर लेने वाला हूँ। तो आपके क्या व्यू है जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। फाइनली वरुण बेवरेजेस लिमिटेड के ऊपर जो मुझे डेटा और टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स देखने को मिला वो मैं पहले डिस्कशन कर चुका हूँ। चलो मैं यहाँ पे आपको वीबीएल के बारे में यहाँ पे मैं चर्चा करूँगा, जो बहुत दिनों से मेरे इस कंपनी के ऊपर एक ट्रेंडिंग एंटी चल रहा है। वो कुछ इस तरीके से ट्रेंडिंग चल रहा है क्योंकि यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हुआ, तो उस रेंज के अकॉर्डिंग ब्रेकआउट भी हुआ, रिटेस्ट किया, तब यहाँ पे एंटी बने। और मैं इंतजार कर रहा हूँ एक हाई लेवल का टारगेट पाने के लिए, मगर मुझे नहीं लग रहा कि इतना आसानी से वो टारगेट मिलेगा। फिर भी बड़े एक इंस्टीट्यूशन ने 1852 का टारगेट दिया गया है, तो बड़े एक इंस्टीट्यूशन ने 1852 का टारगेट रखा है। तो मुझे लगता है उस लेवल तक जा सकते हैं, क्योंकि मैं जो लेवल लेकर चल रहा हूँ करीबन 2035 के आसपास, और इस हाई लेवल तक मैं लेकर इसीलिए चल रहा हूँ क्योंकि मुझे जो
पैटर्न्स दिखे, जिस रेंज दिखे, उसके अकॉर्डिंग्स मैं हमेशा 1:3 रेशियो का टारगेट लेकर चलता हूँ। हाँ, ऊपर में कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस तो है नहीं, तो हमेशा मैं रेंज के बेसिस में काम करता हूँ, तो 1:3 रेशियो का मैं टारगेट लेकर चलूँगा। बाकी इस कंपनी के ऊपर फिलहाल के लिए मुझे लगता है थोड़ा-सा टाइम यहाँ पे होल्ड कर रहा है, क्योंकि इतना लंबा जर्नी होने के बाद कंपनी का वैल्यूएशन बहुत हाई हो गया था। उस वैल्यूएशन को कम करने के लिए शायद कंपनी के ऊपर करेक्शन देखने को मिला है। क्योंकि देखिए, धीरे-धीरे करके पी रेशियो भी थोड़ा-सा करेक्शन हो रहा है। बाकी इस कंपनी के ऊपर जो ग्रोथ है, अगर मैं उसके बारे में चर्चा करूँ तो आप खुद ही देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक इंटेक के ऊपर सेल्स का रेवेन्यूज़ का ग्रोथ डाउन हो गया था, उसके बाद फिर से वो रिकवरी कर लिया। प्रॉफिट ग्रोथ भी सेम टू सेम डाउन हो गया, 1000 से सिर्फ एक 144 करोड़ हो गया था। अभी लास्ट 2 क्वार्टर्स में कंपनी फिर से 1200 करोड़ तक पहुंच चुकी है। तो कंपनी में सारे पॉइंट से ही क्लियर कट अंदाजा दे रहा है, तो कंपनी अपकमिंग टाइम्स में अच्छा खासा एक बूस्ट देखने को मिलेगा। बाकी आपके क्या ओपिनियन है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है पल्सर इंटरनेशनल लिमिटेड। देखिए, पल्सर इंटरनेशनल लिमिटेड बेसिकली एक छोटा सा कंपनी है। फिर भी इस कंपनी के ऊपर एक कॉर्पोरेट के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया। 19 तारीख को कंपनी हर एक के बदले 10,000 देने जा रहा है। तो जो लोग स्प्लिट पाना चाहते हैं, एक बार डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, और हाँ, आप किस कंपनी के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था। किसी भी कंपनी को बाई सेल का रिकमेंडेशन मेरे तरफ से कोई भी नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।